दोपहर का समय था। तेज धूप खेतों पर आग की तरह बरस रही थी। भरैपुर गांव के मजदूर खेत में काम कर रहे थे। उनके शरीर पसीने से भीगे हुए थे। आज धूप कुछ ज्यादा ही तेज है। लगता है सूरज भी हम गरीबों की परीक्षा ले रहा है। क्या करें भाई, अगर काम नहीं करेंगे तो घर में चूल्हा कैसे जलेगा। ठाकुर को बस काम चाहिए, उसे हमारी हालत से क्या मतलब। हिम्मत रखो भाइयों, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। बस हमें सच्चाई का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। मोहन बेटा, तेरी बातों में सच्चाई है। तेरे पिता भी ऐसे ही थे। रामनाथ हमेशा कहते थे कि ईमानदारी से जीने वाला कभी हारता नहीं। बापू की याद मत दिलाओ काका, उनके जाने के बाद सब कुछ बदल गया। सब लोग सावधान हो जाओ, ठाकुर रणवीर सिंह आ रहे हैं। अगर किसी ने काम धीमा किया तो आज फिर मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ठाकुर रणवीर सिंह घमंडी मुस्कान से बोला, क्या बात है, आज काम कुछ धीमा लग रहा है। तुम लोग काम करने आए हो या यहाँ आराम करने? सभी ने चुपचाप काम करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद मोहन को तेज प्यास लगी। वो पास रखे घड़े की तरफ बढ़ा। रुको रुको, तुम्हें किसने कहा कि ये पानी तुम लोग पी सकते हो? ये पानी मजदूरों के लिए नहीं है, ये मेरे मेहमानों के लिए रखा गया है। ठाकुर साहब, मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, बस थोड़ा सा पानी पीने दीजिए, प्यास बहुत लगी है। प्यास लगी है तो नदी पर जाओ, यहाँ का पानी हर किसी के लिए नहीं है। तुम मजदूर लोग अपनी औकात में रहो। ठाकुर साहब, पानी तो भगवान की देन है, उस पर किसी का अधिकार नहीं होता। बेचारे को थोड़ा सा पानी पी लेने दीजिए। काका, ज्यादा समझदार बनने की कोशिश मत करो। अगर तुम्हें काम करना है तो चुपचाप करो, नहीं तो अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। ठाकुर साहब, गरीब होना कोई अपराध नहीं है। हम मेहनत करते हैं, किसी से भीख नहीं मांगते। मुझे जवाब दे रहे हो, एक मजदूर होकर मुझसे बहस? लगता है तू अपनी औकात भूल गई है। मैं सिर्फ सच कह रहा हूँ, पानी पीना कोई गुनाह नहीं है। तभी बूढ़ा मजदूर अपने लोटे में पानी लेकर मोहन के पास आया। मोहन बेटा, बहस मत करो, ये लो पानी पी लो। एक गरीब का दुख सिर्फ एक गरीब ही समझ सकता है। मोहन ने लोटा लिया और थोड़ा पानी पी लिया। धन्यवाद काका, आपने सिर्फ मेरी प्यास नहीं बुझाई, मेरे दिल को भी हिम्मत दी है। याद रखो मोहन, गरीब आदमी को ज्यादा सपने नहीं देखने चाहिए, वरना दुख ही मिलता है। मोहन काम खत्म होने के बाद घर लौट रहा था। तभी पीछे से किसी ने आवाज लगाई, अरे मोहन, रुक जरा, इतनी जल्दी कहाँ भागा जा रहा है? मोहन ने मुड़कर देखा। वो उसका पुराना दोस्त राघव था। अरे राघव, तू कब आया? मैंने तो तुझे देखा ही नहीं। मैं काफी देर से आवाज दे रहा था, लेकिन तू इतना खोया हुआ था कि तुझे कुछ सुनाई ही नहीं दिया। आज काम बहुत ज्यादा था, थकान भी है और थोड़ा मन भी भारी है। मन भारी क्यों है? क्या फिर ठाकुर ने कुछ कहा? तुझे तो पता ही है ठाकुर की आदत का। आज फिर उसने सबके सामने डांट दिया। वो आदमी खुद को बहुत बड़ा समझता है, लेकिन दूसरों की मेहनत की कोई कदर नहीं करता। क्या करें, आखिर हमें काम तो उसी की खेत में करना पड़ता है। अगर काम छोड़ दें तो घर कैसे चलेगा? मोहन, मैं एक बात पूछूं? हाँ हाँ, पूछ। तूने कभी सोचा है कि क्या तू ऐसे ही जिंदगी भर मजदूरी करता रहेगा? मोहन, सच कहूं तो कभी कभी यही लगता है, हम गरीबों की किस्मत शायद ऐसी ही होती है। नहीं मोहन, मैं ऐसा नहीं मानता। मेहनती इंसान की किस्मत एक दिन जरूर बदलती है। तू हमेशा ऐसी बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन सच में जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। अरे, अगर हम खुद ही उम्मीद छोड़ देंगे तो फिर कुछ बदलने वाला नहीं। मेरे बापू भी यही कहते थे कि इंसान को हमेशा सच के साथ रहना चाहिए। राघव, तुझे अपने बापू की बातें याद हैं? बहुत कम याद है। मैं छोटा था जब वो चले गए, लेकिन माँ हमेशा उनकी बातें बताती हैं। गांव के बुजुर्ग भी उनकी तारीफ करते हैं, कहते हैं कि वो बहुत ईमानदार आदमी थे। हाँ, माँ भी यही कहती है। काश मैं उन्हें अच्छे से जान पाता।
मोहन, एक बात हमेशा याद रखना, इंसान की असली ताकत उसकी मेहनत होती है और तेरे अंदर वो ताकत है। धन्यवाद दोस्त, तुझसे बात करके मन थोड़ा हल्का हो। अच्छा राघव, अब मैं चलता हूँ, माँ मेरा इंतजार कर रही होंगी। शाम का समय था। मोहन घर के बाहर बैठा हुआ था। तब उसकी माँ उसके पास आई। मोहन बेटा, आज तो बहुत गुमसुम सा है। खेत से आने के बाद से एक शब्द भी नहीं बोला। क्या बात है? कुछ नहीं माँ, बस थोड़ा थक गया हूँ। आज खेत में काम बहुत ज्यादा था, शायद इसलिए मन भारी लग रहा है। मैं तेरी माँ हूँ, तेरे चेहरे को देखकर समझ जाती हूँ। तू सिर्फ थका नहीं है, तू परेशान भी है। माँ, कभी कभी समझ नहीं आता, हम इतनी मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक खेत में पसीना बहाते हैं, फिर भी जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है? जब ठाकुर हमें डांटता है या सबके सामने अपमान करता है तो दिल बहुत दुखता है। अरे बेटा, ठाकुर का स्वभाव ही ऐसा है। उसे अपनी ताकत और दौलत पर बहुत घमंड है। आज खेत में उसने काका को भी डांट दिया। इतनी मेहनत करने के बाद भी वो हमें ही इंसान नहीं समझता। बेटा, दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो दूसरों का दर्द नहीं समझते, लेकिन हमें अपना रास्ता नहीं बदलना चाहिए। कभी कभी सोचता हूँ माँ, अगर बापू आज होते तो सब कुछ अलग होता, शायद हमारी हालत इतनी खराब नहीं होती। तेरे बापू बहुत अच्छे इंसान थे। वो हमेशा सच और ईमानदारी की बात करते थे। गांव में हर कोई उनका सम्मान करता था। दोनों माँ बेटे बात कर ही रहे थे, तभी उसकी पत्नी गीता पानी का मटका लेकर कुएं की तरफ जा रही थी। गीता, तुम ये मटका लेकर कहाँ जा रही हो? क्या घर में पानी नहीं है? आपने सही सोचा जी, मैं खाना बनाने ही जा रही थी कि मैंने देखा कि पानी ही नहीं है। बहू, थोड़ी देर में रात होने वाली है, तू इस वक्त कहीं मत जा। मोहन को मटका दे दे, वो ले आएगा पानी। तुम दिन भर खेत में काम करके आए हो, थक गए होगे। घर की जिम्मेदारी थकान नहीं देखती। तुम अंदर जाओ, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। तुम खाने की तैयारी करो, भूख भी तेज होती जा रही है। रात का समय था। मोहन पानी भरकर लौट रहा था। एक पेड़ के नीचे साधु बैठा था। बूढ़ा साधु उसे बुलाता है। बेटा, इतनी रात में भारी कदमों से क्यों चल रहे हो? तुम्हारे दिल में बहुत दर्द है। गरीबी से भी ज्यादा कुछ और है जो तुम्हें खाए जा रहा है। क्या मैं सही हूँ? बाबा, आप मुझे जानते भी नहीं, फिर भी मेरे मन की बात कैसे जान गए? बाबा, मैं तो बस एक गरीब मजदूर हूँ। मेरी कहानी में खास क्या है? तुम्हारा भाग्य साधारण नहीं है बेटा। जिस जमीन पर तुम दिन रात मेहनत करते हो, वो कभी तुम्हारी विरासत थी। बाबा, आप क्या कह रहे हैं बाबा? मैं तो बचपन से मजदूरी कर रहा हूँ। मेरे बापू भी गरीब थे, फिर ये विरासत कैसी? तुम्हारे पिता गरीब नहीं थे बेटा, उन्हें गरीब बनाया गया था। इस गांव की बहुत सी जमीन कभी उनकी थी, लेकिन उनसे धोखे से सब छीन लिया गया। ये कैसे हो सकता है? अगर ये सच है तो मुझे आज तक क्यों नहीं पता चला? क्या आप सच बोल रहे हैं बाबा? सच हमेशा छुपा दिया जाता है बेटा, खासकर तब जब सच कोई गहरा राज बन जाता है। तुम्हारे पिता सच सामने लाना चाहते थे, लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया गया। क्या मतलब? वो कहना क्या चाहते हैं बाबा? क्या मेरे बापू की मौत सिर्फ हादसा नहीं थी? नहीं बेटा, वो हादसा नहीं था, वो एक साजिश थी। उस रात मैं भी वहां था, मैंने सब अपनी आंखों से देखा था। तो आपने इतने साल तक किसी को बताया क्यों नहीं? मेरे बापू को इंसाफ क्यों नहीं मिला? बाबा, आखिर आप हैं कौन? समय आने पर सब बताऊंगा बेटा, लेकिन अभी इतना जान लो, तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है और ये गांव एक बड़ा सच देखने वाला है। अगली सुबह मोहन की माँ एक पुराना संदूक निकालती है। रमेश बेटा, जरा इधर आ। तेरे बापू की एक चीज जो उन्होंने मरने से पहले मुझे दी थी, आज लगता है इसे तुझे दे देना चाहिए। बापू की चीज? अम्मा, आपने तो कभी बताया ही नहीं। ये संदूक तो इतना पुराना है, और आज अचानक मुझे क्यों दिखा रही हो? क्योंकि तेरे बापू ने कहा था कि सही समय आने पर ही इसे खोलना।
और मुझे लगता है बेटा वो समय अब आ गया है। मोहन संदूक खोलता है। अम्मा, इसमें तो कुछ पुराने कागज हैं और ये एक चिट्ठी भी है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये सब क्या है? बेटा पहले चिट्ठी पढ़ ले, शायद तेरे सारे सवालों का जवाब उसी में लिखा हो। मोहन वो चिट्ठी पढ़ता है। मोहन, अगर ये कागज तेरे हाथ में आए तो समझ लेना हमारे साथ बड़ा धोखा हुआ था। अम्मा, इसका क्या मतलब है? कौन सा धोखा? बेटा मैं सालों से डर के साए में जी रही थी, लेकिन अब शायद सच छुपाना पाप होगा। तेरे बापू कोई साधारण किसान नहीं थे, वो उस जमीन के असली मालिक थे जिस पर तू मजदूरी करता है। क्या? अम्मा, ये कैसे हो सकता है? अगर वो जमीन हमारी थी तो हम गरीब क्यों हैं? क्योंकि बेटा तेरे बापू के साथ विश्वासघात हुआ था और उस धोखे के पीछे गांव का सबसे ताकतवर आदमी था। कौन था वो अम्मा? सच बताओ। अब मैं और अंधेरे में नहीं रह सकता। मेरे बापू के साथ क्या हुआ था? ठाकुर रणवीर सिंह, उसने धोखे से उनके दस्तखत लेकर सब कुछ अपने नाम कर लिया और जब तेरे बापू ने सच उजागर करने की कोशिश की तो उसी रात उनका एक्सीडेंट हो गया। गांव में सबने कहा था सांप ने काट लिया। तो इसका मतलब वो साधु बाबा सच कह रहे थे। बापू की मौत हादसा नहीं थी, वो एक साजिश थी। मैं इस सच को दुनिया के सामने लाकर ही रहूंगा। बेटा ठाकुर बहुत ताकतवर है, उससे लड़ना आसान नहीं होगा। मुझे डर लग रहा है बेटा। अम्मा, तुम डरो मत। जिस आदमी ने मेरे बापू को छीना उसे उसके गुनाह की सजा जरूर मिलेगी, ये मेरा वादा है। उसी शाम साधु और मोहन की दोबारा मुलाकात। वो साधु एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था। बाबा, आप सही कह रहे थे, मेरे बापू के साथ धोखा हुआ था। मैं जानता था बेटा, सच एक दिन तेरे सामने जरूर आएगा। अगर आप सब जानते थे तो पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि उस समय सच बोलना मौत को बुलाने जैसा था। बाबा, आपने कल कहा था कि आप उस रात वहां थे। क्या सच में आपने सब देखा था? बाबा, आप आखिर हैं कौन? साधु कुछ पल चुप रहता है और फिर गहरी सांस लेता है। बेटा मैं साधु बनने से पहले मैं भी एक साधारण आदमी था। आप कौन थे? बाबा साफ साफ बताइए। मैं तेरे पिता का दोस्त था। मेरा नाम हरिदास है। क्या? हरिदास चाचा आप? हाँ बेटा, सालों से गांव वाले समझते थे मैं मर चुका हूँ, लेकिन मैं जिंदा था। तो आप इतने सालों से कहाँ थे? आपने किसी को बताया क्यों नहीं? और आप इस साधु के वेश में क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि अगर मैं बोलता तो आज तू भी जिंदा नहीं होता। तेरे पिता रामनाथ इस गांव के असली जमींदार थे। ठाकुर रणवीर सिर्फ उनका मुंशी था। क्या मेरे पिताजी जमींदार थे? ठाकुर ने तेरे पिता को धोखे से शराब पिलाई, कागजों पर दस्तखत करवाए, लेकिन तेरे पिता को शक हो गया था। उन्होंने अगले दिन पंचायत बुलाने का फैसला किया, लेकिन उसी रात उन्हें रास्ते से हटाने की योजना बनाई गई। चाचा, गांव वाले कहते हैं मेरे बापू को सांप ने काट लिया था। गांव वालों को अंधेरे में रखा गया। बात कुछ और थी बेटा। मतलब वो सच नहीं था? नहीं बेटा, तेरे पिता की मौत सांप के काटने से नहीं हुई थी। उन्हें जहर दिया गया था, धीरे धीरे असर करने वाला जहर। सांप वाला झूठ सिर्फ सच छिपाने के लिए फैलाया गया था। हरिदास चाचा, अब क्या होगा? अब सच छिपेगा नहीं, अब न्याय होगा। मैं अपने बापू की इज्जत वापस लेकर रहूंगा। हाँ बेटा, और मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। तभी अचानक दूर से घोड़ों की टापें सुनाई देती हैं। मोहन और हरिदास चौंक जाते हैं। चाचा, ये आवाज कैसी है? लगता है कोई यहाँ आ रहा है। ये ठाकुर के आदमी है मोहन। उन्हें शक हो गया है कि हमें सच पता चल गया है। तुम अभी घर जाओ। सच की लड़ाई लड़ने के लिए जिंदा रहना जरूरी है। मोहन जल्दी से घर पहुंचता है। दरवाजे पर कागज चिपका था। रमेश, ये कागज किसने लगाया है? मुझे बहुत डर लग रहा है। ये ठाकुर की धमकी है। वो चाहता है कि हम सच बोलने से डर जाएं। हम गरीब लोग हैं रमेश, ठाकुर से दुश्मनी ठीक नहीं है। गरीबी हमारी मजबूरी है, लेकिन अन्याय सहना हमारे लिए अधर्म है। अगले दिन गांव के चौपाल पर पंचायत लगी थी।
ठाकुर रणवीर सिंह गुस्से में खड़ा था। गांव वालों, शांति रखो। आज हमें गंभीर मामले के लिए इकट्ठा हुए हैं। मोहन ने ठाकुर रणवीर सिंह पर आरोप लगाया है। अब पंचायत सच सुनेगी। मुखिया जी, ये आदमी मुझे बदनाम कर रहा है। मेरे पास जमीन के सारे कागज हैं। उसके पिता ने अपनी मर्जी से जमीन बेची थी और अब मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है। पंचो, मैं यहाँ लड़ाई करने नहीं आया, मैं सिर्फ सच बताने आया हूँ। मेरे पिता रामनाथ ने कभी जमीन नहीं बेची, ये सब धोखे से किया गया था। ये मेरे बापू रामनाथ की जमीन के असली कागज हैं। जिस जमीन को ठाकुर साहब अपनी कहते हैं, वो असल में मेरे बापू की है। ये कागज नकली हैं। तू गरीब मजदूर जमींदार बनने का सपना मत देख। गरीब हूं लेकिन झूठा नहीं। मेरे बापू के साथ धोखा हुआ था। अगर ये कागज नकली है तो असली आप दिखाइए। ठाकुर का चेहरा पल भर में बदल गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। मैंने उन कागजों को तहसील में जमा करवा रखा है ताकि वो सुरक्षित रहें। तभी अचानक हरिदास भीड़ में से तहसील में दर्ज कागज जाली है। जो मोहन कह रहा है वो झूठ नहीं है। मैं इस बात का गवाह हूँ कि रामनाथ के साथ धोखा हुआ था। चुप रहो साधु, तुम यहाँ लोगों को भड़काने आए हो। तुम्हारी बात का कोई सबूत नहीं है। ये पंचायत तुम्हारी झूठी कहानी नहीं सुनेगी। बेहतर है कि यहाँ से चले जाओ। नहीं ठाकुर साहब, आज कोई नहीं जाएगा। इतने सालों से जो सच दबाया गया था वो आज सामने आएगा। तुम लोग मेरी बात पर शक कर रहे हो, किसी गरीब मजदूर की बात पर। तुम मेरा फैसला करोगे। अचानक भीड़ के पीछे से ठाकुर की पत्नी सावित्री आगे आती है। सब चौंक जाते हैं। रुको, अब और झूठ मत बोलो रणवीर, आज सच सामने आएगा। मैंने उस रात सब कुछ अपने कानों से सुना था। रामनाथ जी की मौत हादसा नहीं थी, वो एक साजिश थी। सावित्री, तुम्हें समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो? ये पंचायत है, घर का आंगन नहीं। तुम्हारी बातें पूरे गांव को भड़का सकती हैं। बेहतर है कि तुम अभी चुप हो जाओ। ठकुराइन, तुम्हें जो कुछ कहना है बिना डरे कहो। रामनाथ जी की मौत से एक दिन पहले मैंने रणवीर को किसी से बात करते हुए सुना था कि रामनाथ को रास्ते से हटाना होगा। वो उन्हें खाने में जहर देने की बात कर रहे थे। क्या सच में मेरे बापू के साथ ऐसा हुआ था? हाँ मोहन, तेरे बापू एक सच्चे और ईमानदार इंसान थे। उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन लालच और सत्ता की भूख ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अगर ये बात सच है तो ये बहुत बड़ा अपराध है। इतने सालों से पूरे गांव को धोखे में रखा गया। ठाकुर रणवीर, ये मामला अब कानून तक जाएगा। ठाकुर ने गुस्से में बंदूक निकाल ली। बस बहुत हो गया ये तमाशा। तुम सब लोग एक औरत और एक मजदूर की बातों में आ गए हो। आज के बाद कोई मेरे खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। ठाकुर साहब, सच को बंदूक से नहीं दबाया जा सकता। मेरे बापू ने हमेशा इस गांव की भलाई चाही थी। अगर उन्हें न्याय दिलाने के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। बहुत बहादुर बन रहे हो मोहन। याद रखो, ताकत किसे कहते हैं ये आज तुम्हें दिख जाएगा। अगर किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो ये बंदूक फैसला कर देगी। रणवीर, बंदूक नीचे रखो। ये पंचायत है, कोई युद्ध का मैदान नहीं। अगर तुम सच में निर्दोष हो तो डर क्यों रहे हो? हम इतने साल डरते रहे क्योंकि हमें सच पता नहीं था, लेकिन अब सब समझ आ गया है। हम किसी निर्दोष के साथ हुए अन्याय को और नहीं सहेंगे। मैंने कभी इस गांव से कुछ नहीं मांगा था। अगर आज आप सब मेरे साथ खड़े हैं तो मुझे यकीन है कि सच की जीत जरूर होगी। दूर से पुलिस की जीप की आवाज आती है। मिस्टर रणवीर सिंह, हमें तुम्हारे खिलाफ शिकायत मिली है। तुम पर रामनाथ की हत्या और जमीन हड़पने की साजिश के आरोप हैं। मोहन, तुम समझते हो कि खेल खत्म हो गया, लेकिन सच ये है कि मैं अकेला नहीं था। कोई और भी इस साजिश का हिस्सा था। रात का समय था। गांव भरेपुर गहरी नींद में डूबा हुआ था। मोहन अपने छोटे से घर के बाहर बैठा था। ठाकुर की गिरफ्तारी को 2 दिन हो चुके थे, लेकिन उसके मन को शांति नहीं मिल रही थी। तभी हरिदास उसके पास आकर बैठे। क्या बात है बेटा, आज भी नींद नहीं आ रही? ठाकुर तो जेल चला गया, अब तो तुम्हें सुकून मिलना चाहिए। फिर भी तुम्हारे चेहरे पर चिंता क्यों है? चाचा, मुझे लगता है कि ठाकुर सच कह रहा था। उसने कहा था कि असली खेल अभी खत्म नहीं हुआ। अगर वो सच बोल रहा था
तो इस साजिश में कोई और भी शामिल है। बेटा, लालच इंसान से कुछ भी करवा सकता है। शायद ऐसा हो सकता है क्योंकि ठाकुरनी भी कह रही थी कि उस रात उसने रणवीर को किसी से बात करते सुना था। मुझे लगता है कि सच अभी भी छिपा हुआ है और मैं उसे ढूंढकर ही रहूंगा। जिसने मेरे पिताजी के खिलाफ साजिश की है उसे सजा जरूर मिलेगी। उसी समय दूर से हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे बात कर रहा हो। मोहन अचानक खड़ा हो गया। चाचा, आपने सुना? क्या हुआ मोहन? क्या सुना तुमने? किसी के बात करने की आवाज आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई पीपल के पेड़ के पास खड़ा हो। हरिदास भी ध्यान से सुनने लगे। हाँ हाँ मोहन, वाकई वहां से धीमी धीमी आवाजें आ रही हैं। चलो चुपचाप देखते हैं। दोनों धीरे धीरे अंधेरे में आगे बढ़ने लगे। मोहन और हरिदास एक झाड़ी के पीछे छिप गए। उन्होंने देखा कि दो आदमी खड़े होकर धीरे धीरे बात कर रहे थे। चांद की हल्की रोशनी में एक चेहरा साफ दिखाई दिया। चाचा, ये तो गांव का मुखिया है। ये इतनी देर रात यहाँ क्या कर रहा है? और इसके साथ कौन है? ये दूसरा आदमी ठाकुर रणवीर का पुराना नौकर है शायद। ये दोनों क्या खिचड़ी पका रहे हैं? दोनों धीरे धीरे बात कर रहे थे। मालिक, अब क्या होगा? ठाकुर तो जेल चला गया। अगर उसने सब सच बता दिया तो हम फंस जाएंगे। चुप रहो ठाकुर, इतना बेवकूफ नहीं है। उसे पता है कि अगर उसने मेरा नाम लिया तो उसकी हालत और खराब हो जाएगी। मोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो ध्यान से उनकी बात सुनने लगा। लेकिन गांव वाले अब मोहन के साथ हैं। अगर उन्हें सच पता चल गया तो आपकी इज्जत भी खत्म हो जाएगी। इस गांव में मेरी इज्जत नहीं, मेरा डर चलता है। याद नहीं क्या, रामनाथ को रास्ते से हटाने की योजना मेरी ही थी। ये सुनते ही मोहन की पैरों तले जमीन खिसक गई। हरिदास को पता चल गया था कि रामनाथ की मौत सांप के काटने से नहीं हुई। मैंने उसे भी रास्ते से हटाने की कोशिश की, लेकिन वो बच निकला। मोहन के अंदर गुस्से की आग भड़क उठी। उसने अपने हाथ कसकर भींच लिए। फिर मुखिया बोला, मैंने ठाकुर को सिर्फ मोहरा बनाया था। असल खेल तो मैंने खेला था। अगर उस दिन रामनाथ पंचायत बुलवा लेते तो मेरी सारी चालें खत्म हो जाती। चाचा, यही है वो असली गुनहगार। हाँ बेटा, आज सच अपने आप सामने आ गया। बापू, आज मुझे पता चल गया कि आपका असली कातिल कौन है। अब ये सच पूरे गांव के सामने आएगा और इसे इसके गुनाहों की सजा मिलेगी। मोहन सुबह सुबह गांव के चौपाल की तरफ बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा और दृढ़ निश्चय दोनों थे। कुछ ही देर में पूरे गांव के लोग चौपाल पर इकट्ठा हो गए। मुखिया हमेशा की तरह ऊंची चौकी पर बैठा था। मोहन, आज फिर पंचायत क्यों बुलवाई है? ठाकुर तो पहले ही जेल जा चुका है। अब और क्या तमाशा करना चाहते हो? गांव को चैन से जीने दो। आज का दिन तमाशे का नहीं है मुखिया जी। आज वो सच सामने आएगा जिसे सालों से छिपाया गया। असली चेहरा आज सामने आएगा। अब और कौन सा सच बाकी है मोहन? मोहन, दुख में इंसान कभी कभी भ्रम में पड़ जाता है। तुम्हारे पिता के लिए मुझे भी दुख है, लेकिन अब जब दोषी पकड़ा जा चुका है तो पुरानी बातों को यहीं खत्म करो। काश यही सच होता, लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा कड़वा है। ठाकुर अकेला नहीं, उसके पीछे कोई और भी था। सोच समझकर बोलो मोहन। किसी पर बेबुनियाद आरोप लगाना बड़ा अपराध होता है। अगर तुम्हारे पास सबूत नहीं है तो तुम्हें इसकी सजा भी मिल सकती है। कल रात मैंने खुद अपने कानों से सच सुना। कल रात मैंने आपको पीपल के पेड़ के पास देखा था। आप अकेले नहीं थे। आप ठाकुर के नौकर से बात कर रहे थे और आपने खुद कहा था कि रामनाथ को रास्ते से हटाने की योजना आपकी थी। क्या मुखिया जी आप? मुखिया के चेहरे पर हल्की बेचैनी दिखाई दी। मुखिया गुस्से से खड़ा हो गया। कल रात? तुम क्या कहना चाहते हो? सीधे सीधे बात करो। झूठ, ये सब झूठ है। तुम एक सम्मानित आदमी पर आरोप लगा रहे हो। क्या तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? तभी हरिदास आगे आए। सबूत मैं हूँ। कल रात मैं भी वहीं था। तुमने खुद बोला कि रामनाथ को मारने में तुम्हारा ही हाथ था। इस साजिश में तुम भी शामिल थे। ये बूढ़ा पागल हो चुका है। इसकी बातों का कोई मतलब नहीं है।
ये मुझे बदनाम करने की साजिश है। साजिश आपने रची थी मुखिया जी। आपने ठाकुर को लालच दिया, आपने मेरे पिता को रास्ते से हटाने की योजना बनाई और पूरे गांव को सालों तक धोखे में रखा। अब मुखिया का चेहरा लाल हो चुका था। उसने गुस्से में कहा, हाँ, मैंने किया था, क्योंकि मुझे वो जमीन चाहिए थी। रामनाथ रास्ते में आ रहे थे, उन्हें ठिकाने लगाना जरूरी था। सबको जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनका अपना मुखिया इतना बड़ा अपराधी निकलेगा। पुलिस की जीप की आवाज, इन्हें किसने सूचना दी? मुखिया, मैंने ही पुलिस को बुलाया है। अब जेल में चक्की पीसते हुए साजिश रचना। मुखिया, हम सब सुन चुके हैं। जिस दिन हम ठाकुर को गिरफ्तार करने आए थे, हमें उसी दिन तुम पर शक हो चुका था। अब चलो, तुम्हारा साथी रणवीर सिंह तुम्हारा इंतजार कर रहा है। पुलिस मुखिया को पकड़कर ले जाने लगी। गांव वालों, आखिरकार सच सबके सामने आ ही गया। ये गांव अब कभी किसी अन्याय के सामने नहीं झुकेगा। आखिरकार तुम भी यहाँ पहुंच ही गए। मैं सोच रहा था कि कब तक बचोगे। तुम्हारी चालाकी भी आखिर खत्म हो गई। अब हम दोनों एक ही जगह के मेहमान हैं। अगर तुम चुप रहते तो ये दिन कभी नहीं आता। तुम्हारी बेवकूफी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुमने मोहन को शक करने का मौका दिया, इसलिए आज हम दोनों यहाँ हैं। बेवकूफी मैंने नहीं, तुमने की थी। तुम्हें लगा कि सच हमेशा छिपा रहेगा, लेकिन सच की एक आदत होती है, वो देर से ही सही सामने जरूर आता है। चुप रहो रणवीर। अगर उस रात तुम डरते नहीं, अगर तुम रामनाथ को जहर देने के बाद इतना घबरा नहीं जाते, तो आज हमें कोई नहीं पकड़ सकता था। तुम भूल रहे हो कि वो सब तुम्हारी योजना थी। मैं तो सिर्फ तुम्हारा मोहरा था, लालच तुम्हारा था। मैं तो बस उस लालच का हिस्सा बन गया। तुम्हें पता है रणवीर, मुझे उस जमीन की जरूरत क्यों थी? लालच के अलावा कोई और भी कारण था क्या? उस जमीन के नीचे पानी का बड़ा स्रोत था। अगर वो जमीन मेरे पास होती तो मैं पूरे इलाके का सबसे अमीर आदमी बन सकता था। तो एक इंसान की जान सिर्फ इसलिए ले ली गई क्योंकि तुम्हें अमीर बनना था। उस समय मुझे सिर्फ अपनी जीत दिखाई दे रही थी। मैंने कभी नहीं सोचा कि एक दिन ये सब मेरे सामने आ जाएगा। कमरे के बाहर खड़ा पुलिस इंस्पेक्टर ये सब सुन रहा था। वो अंदर आया। तुम दोनों की कहानी अब खत्म हो चुकी है। कानून अपना फैसला करेगा, लेकिन एक बात याद रखना, सच से कोई ज्यादा दिनों तक भाग नहीं सकता। गांव की चौपाल पर आज फिर पंचायत लगी थी। तहसील से आए अधिकारी भी वहां मौजूद थे। अधिकारी खड़े हुए और सबकी तरफ देखते हुए बोले, जांच पूरी होने के बाद ये साबित हो चुका है कि रामनाथ इस जमीन के असली मालिक थे। उनकी जमीन धोखे से छीनी गई थी, इसलिए ये जमीन उनके बेटे मोहन को वापस दी जाती है। मोहन ने कांपते हाथों से कागज ले लिए। उसकी आंखों में आंसू आ गए। साहब, ये जमीन मेरे लिए सिर्फ जमीन नहीं है, ये मेरे पिता की मेहनत और इज्जत है। आज मुझे लग रहा है कि उनका सपना पूरा हो गया। मोहन बेटा, हम सब तुमसे माफी मांगना चाहते हैं। हम इतने सालों तक डर में जीते रहे और तुम्हारे पिता के साथ हुए अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाए। काका, गलती आपकी नहीं थी। डर इंसान से बहुत कुछ करवा देता है, लेकिन आज आपने सच का साथ दिया है, यही सबसे बड़ी बात है। रामनाथ आज जहां भी होंगे अपने बेटे को देखकर खुश जरूर होंगे। तुमने साबित कर दिया कि सच्चाई की ताकत सबसे बड़ी होती है। चाचा, अगर आप मेरे साथ नहीं होते तो शायद मैं ये लड़ाई कभी जीत नहीं पाता। आपने मुझे सच तक पहुंचाया। मोहन उस जमीन के पास पहुंचा जहां वो कभी मजदूरी किया करता था। बापू, आज आपकी जमीन वापस आ गई। जो सवाल इतने सालों से मेरे मन में था, आज उसका जवाब मिल गया। मोहन ने उस जमीन की मिट्टी रात में उठाई और बोला, मैं वादा करता हूं बापू, अब इस जमीन पर मेहनत और ईमानदारी का राज होगा और इस गांव में कभी किसी गरीब के साथ अन्याय नहीं होगा। इंसान बुरे कर्म कर उस पर पर्दा डाल देता है, लेकिन नियति एक एक कर सारे पर्दे उठा देती है।